हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग लास्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करा था, जिसमें हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे समझी थी, रिलेटिव लोअरिंग एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस वीडियो में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन कब होता है फ्रीजिंग पॉइंट में? जब आप इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हो विच आर नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो आप लोगे, जब आप उसको सॉल्वेंट में डालोगे तो डिप्रेशन आता है। ठीक है, चेंज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो इम्प्योरिटी चेक भी होता है एक तरह से। तो दिस इज़ बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने स्टार्टिंग में समझा था, उसी की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हैंस एट लोअर टेम्परेचर इटसेल्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। और जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल हो जाता है? सॉलिड सॉल्वेंट के। मतलब जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट क्रिएट कर रहा है, सॉलिड तो वेपराइज हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। और जब आप इसमें मोलैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो के एफ विच इज़ आपका फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहलाता है। ठीक है, जिसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हो। और यहाँ पे अगर आप डेल्टा टी एफ और के एफ इक्वल हो जाते हैं अगर आप मोलैलिटी 1 रख देते हो, तो ये इसकी एक डेफिनेशन भी क्रिएट करती है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज़ यूनिटी। ठीक है, और इसकी भी यूनिट सेम जैसे ऊपर हमने करी थी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की, केल्विन पर मोलर और केल्विन केजी पर मोल होती है। ठीक है, इसमें भी अगर आप मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले फॉर्मूला खोल लो। ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे खुल गया है इंटू 1000। अब मोलैलिटी नीचे ले जाओ और जो तुम्हारा एम बी है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट का, जो मोलर तो ये आ जाएगा आपका मोलर मास का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसका भी एक ग्राफ आता है। ठीक है, सेम इसी तरह कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अब टी एफ नॉट, मतलब प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे, इसमें अभी इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ दिखा रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में भी है और सॉलिड स्टेट में भी है। इनके बीच में एक जो कहते हैं ना कि इन दोनों का एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिखा रहा था? प्योर सॉल्वेंट का टी एफ। पर जैसे ही इसके अंदर आपने इम्प्योरिटी डाली, सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो इससे नीचे इसका ग्राफ आ रहा है, ये जो सी डी ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे आप एक पॉइंट देखोगे, वहाँ पे आपका सॉल्वेंट तो फ्रोज़न हो गया, बट सॉल्यूशन जो है वो आपका अभी क्या है, उसमें सॉल्यूट होने की वजह से वो अब यहाँ पे, ये तो पूरा ग्राफ क्या है सॉल्वेंट का, विच इज़ शोइंग द फ्रोजन फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट। पर यहाँ पे अब जाकर सॉल्यूशन जो है थोड़ा बहुत फ्रीजिंग पॉइंट अटेंड कर पाया है, जिसको इन्होंने डिनोट कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया, दिस इज़ नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया, तो डिप्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो डिप्रेशन है इसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। तो टी एफ नॉट में से टी एफ माइनस करेंगे। जब आप बॉइलिंग पॉइंट करते हो तो उसमें आपका टी बी माइनस टी एफ नॉट होता है, क्योंकि इसमें एलिवेट हो रहा होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक में आप डेल्टा टी एफ निकाल रहे हो, डेल्टा टी एफ क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट में से जो न्यू सॉल्यूशन का है फ्रीजिंग पॉइंट वो माइनस करा जाता है। और डेल्टा टी बी के अंदर जस्ट अपोजिट होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो गया है, और जो प्योर सॉल्वेंट का है वो आपका क्या हो गया यहाँ पे? लेसर है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला सेम बनकर आता है, बस यहाँ पे के एफ की जगह के बी हो जाता है, डेल्टा टी बी हो जाता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में, ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा है, सेम जो चीज़ अभी एक्सप्लेन करी थी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप पढ़ लो। ठीक है, फिर इसमें आता है आपका वैल्यू ऑफ के एंड के बी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड भी करता है भाई, हमने कहा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे करता है, पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी करता है। तो उसकी बेसिस पे भी दो फॉर्मूलेज आपकी बुक में मेंशन है, वो दो फॉर्मूलेज हैं ये। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे है, तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लो। कहीं पे अगर आपको वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दी होती है तो वहाँ पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि के एफ क्या होता है आपका, आर विच इज़ अ गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, या फिर 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल होता है। ठीक है, एम आपका मोलर मास हो गया सॉल्वेंट का, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का 1000, और ये डेल्टा टी एफ आप डेल्टा एच एफ मतलब फ्यूज़न। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। सेम ऐसी के बी के लिए यहाँ पे
वेपराइजेशन की एंथैल्पी यूज़ करेंगे और टी भी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बहुत ही अच्छा बढ़िया टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ऑस्मोसिस बेसिकली होता है कि जब आप कहते हो कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे, चलो पहले बना लेते हैं फिगर कि यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास दो ये कंटेनर है, एक में प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट है, एक में सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, ये 5 मिनट शीट लगा दी है, या फिर आप इसको कह सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी नेचुरल मैनमेड दोनों हो सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको याद रखने होते हैं। अब क्या होता है कि ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट के तरफ जो प्रेशर होता है उसकी वजह से यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर स्टेट से, प्योर कंटेनर से मूव करने लगता है टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, लेसर कंसनट्रेशन, अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल ऑस्मोसिस। अब होता क्या है कि ये वाले जो हमने कंडीशंस थे ये हमने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, पर वहाँ पे हमने डिफ्यूज़न करके पढ़ा था। ठीक है, और फिर हमने बाद में उसमें कंटिन्यू करा था ऑस्मोसिस की तरह। तो ऑस्मोसिस जो आपका प्रोसेस है उसमें लिक्विड का जो मूवमेंट होता है वो देखा जाता है। ठीक है, वाटर का जो मूवमेंट है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पानी लिया है तो पानी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे सी वाटर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, सी वाटर, और यहाँ पे प्योर वाटर। तो प्योर वाटर और सी वाटर में क्या डिफरेंस हुआ कि इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है। तो वाटर यहाँ से इधर मूव कर रहा है, पर आप क्या चाहते हो कि ये आपका यहाँ पे सॉल्ट रह जाए और सारा का सारा जो सॉल्यूशन की तरफ से वाटर है वो सॉल्वेंट में चला जाए। तो हम वहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे एक इंटरनली यहाँ पे एक प्रेशर हम देते हैं जिसको आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम यहाँ पे एक प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर होता है वो यहाँ से जितना भी पानी होता है उसको ये इधर मूव करने, प्रेशराइज करने लगता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर आपने यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करा है, ग्रेटर बल्कि, ठीक है, प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो यहाँ से जो आपका जितना भी लिक्विड है, जितना भी सॉल्वेंट है, दैट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस था उससे अपोजिट मूव करता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आपका आरओ सिस्टम में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, डीसैलिनेशन के अंदर बहुत यूज़ होता है। डीसैलिनेशन मतलब जहाँ पे आप सॉल्ट से पानी को अलग कर रहे हो। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ इसको अपने यहाँ यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सी वाटर। जैसे दुबई वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है, तो डीसैलिनेशन होता है इंडिया में भी, बट वहाँ पे एक प्रोमिनेंट तरीके से यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है कि प्योर सॉल्वेंट से और किधर मूव करना, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये तो है ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है आपका? रिवर्स ऑस्मोसिस इज अपोजिट, प्योर सॉल्वेंट में कोई चीज़ मूव करके आना। ठीक है, कहाँ से, मतलब क्या चीज़ मूव करना, सॉल्वेंट मूव करके अगर वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ आती है तो हम उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? तो अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें, नोट्स में मैंने सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप इसको रीड कर सकते हो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन, ठीक है, टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये दो तरह से मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है कि एक वेजिटेबल और एनिमल वाला, जो ह्यूमन नेचुरल परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे वेजिटेबल या एनिमल स्किन से बनती हैं और पिग्स प्लैडर से बनती हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो होती हैं वो पार्चमेंट पेपर हो गया आपका, और आप इसमें कॉपर, फेरोसाइनाइड, सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब यूज़ करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ कंटिन्यूस शीट और फिल्म हैविंग नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स। उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ठीक है, वो जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वही क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं पास होना। तो यहाँ पे वो कुछ चीज़ें क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो उनको वो वहाँ से पास नहीं होने देता, सिर्फ सॉल्वेंट ही पास हो सकता है, चाहे वो अपनी हायर से लोअर जाए या लोअर से हायर आए। ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपके पास कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो मैंने आपको भी बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो आप प्रेशर लगाते हो इन ऑर्डर to reverse the that movement of solvent particles. So the pressure which must be applied on solution of higher concentration to stop osmosis. ठीक है, ऑस्मोसिस को वो रिवर्स ऑस्मोसिस में कन्वर्ट करता है, कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड बाय अप्लाइंग
this extra pressure on the solution. ठीक है, the osmotic pressure depend on concentration of solution. Osmotic pressure is a colligative property. ठीक है, इसमें हमने लिखा है कि ये कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। कंसनट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, तो इसलिए हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी। आप पीछे देखोगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ पे पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, विच इज़ CRT। सी इज़ कंसनट्रेशन, N/V/RT। ठीक है, और यहाँ पे आप W/M/V/RT, मतलब ये हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला खोल दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूट हो गई है और ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप M ऊपर ले जाओगे, पाई नीचे ले जाओगे, तो यहाँ से आप मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो हम सभी में करते आ रहे हैं बिकॉज मेन कॉलिगेटिव का पार्ट यही होता है टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से आप देखो कि जितने भी आपके जो एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे मेन एडवांटेज मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे मोलैरिटी यूज़ करती है मोलैरिटी के कंपैरिजन में। तो हम सॉल्यूट के जो मोलर मास है फाइंड करने के लिए हम पाई का ऑस्मोटिक प्रेशर का ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, उसका ज़्यादा एडवांटेज है। और ये उसके एडवांटेजेस हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि प्रेशर मेजरमेंट में रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ये। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है लार्ज होता है डाइल्यूट होने के बाद भी सॉल्यूशन के, तो मतलब डाइल्यूटेड है फिर भी वो अच्छी रीडिंग देगा। और पर्टिकुलरली बायोमॉलिक्यूल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, हाई टेम्परेचर और पॉलीमर के लिए भी ये सही काम करता है। अब इसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सब आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, तो ये आप इसमें से एक बार पढ़ लेना तो याद आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें रेसिन्स वगैरह के एग्जांपल्स थे 9th में कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मतलब स्वेल अप कर जाना तो उसको हाइपो बोलते हैं, श्रिंक कर जाना हाइपर हो जाता है सॉल्यूशन। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में होता है। तो इसमें आप देखो, अब इसके ये मैंने थोड़ा फिगर से एक्सप्लेन कर रखा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे और तो यहाँ पे मूवमेंट जो हो जाएगा पानी का वो इधर हो जाएगा, और जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इम्प्योरिटी वहीं रह जाएगी और जो फ्रेश वाटर है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो RO सिस्टम में भी यही होता है। और डिसैलिनेशन जो होता है उसमें आपका ये सब जो यूज़ होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। इम्प्योरिटीज रिमेन लेफ्ट इन द वन कॉलम एंड द फ्रेश वाटर विल स्क्वीज आउट। लॉट ऑफ कंट्रीज़ आर यूजिंग दिस पोर्टेबल वाटर सिस्टम। ठीक है, अब इसके ये सब तो आप इसमें रीड कर लो, वही सब है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, इसके यहाँ पे गिव रीजंस आते हैं। अब गिव रीजंस में आपको आता है कि ड्राई फ्रूट्स वाला एक आ जाएगा कि वो शेप गेन कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रीगेन देयर शेप एंड कैप्ड इन फ्रेश वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये सारे जो गिव रीजंस हैं ये मैं आपको शो कर रही हूँ, इसको आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, रीड देम आउट। जैसे इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह आप शुगर सॉल्ट करते हो, उसमें डालते हो तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। ठीक है, ऐसी थ्रॉट जब आपका ख़राब होता है तो आप गार्गलिंग करते हो सॉल्टी वाटर से, तो सॉल्ट वाटर क्या करता है? बैक्टीरिया किल कर देता है डिहाइड्रेट करके। ठीक है, ऐसे इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं, मतलब उसमें 0.9% ब्राइन सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो आपके आइसोटोनिक होने का मतलब जैसे आप उसको अपनी बॉडी में डालोगे तो दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ ऑस्मोसिस, ना तो वो एक्सोऑस्मोसिस शो करेगा ना ही एंडोऑस्मोसिस। तो RBCs जो होते हैं उनका शेप एज इट इज़ रहता है, दे विल नॉट स्वेल अप एंड श्रिंक। ठीक है, तो RBCs आइसोटोनिक होता है, 0.9 ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर वो आइसोटोनिक, मतलब उसमें कोई भी वो नहीं होगा ऑस्मोसिस एक्सो या एंडो। तो इफ़ RBCs आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड देन 0.9% ब्राइन सॉल्यूशन से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन लोगे देन एक्सोऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस and RBCs will shrink in size. And if RBCs are placed in less concentrated solution than 0.9%, then endoosmosis takes place. तो it's very important, इसको अच्छे से कर लेना। और इसी तरह हाई BP में अगर किसी को होता है तो इट इज़ एडवाइस नॉट टू टेक लॉट ऑफ वाटर, लेस वाटर लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो होता है बॉडी सेल्स में वो क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस शो करता है। ठीक है, विल टेक्स प्लेस इंक्रीजिंग द प्रेशर फर्दर इन द सेल। तो मतलब जैसे हाई BP है तो हाई BP क्यों होता है? अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट जाते हैं तो उसमें कम पानी पीना चाहिए। जब कम पानी पियोगे तो उससे क्या होगा आपका कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन जो बढ़ गई है उसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस शो नहीं होगा, है ना, नहीं तो पानी सारा बाहर आ जाएगा, और पानी आ जाएगा तो फिर बॉडी में तो कुछ बचेगा नहीं, तो कम पानी पीना चाहिए।
अब इसका लास्ट ये आता है एंटी फ्रीज़। क्या होता है? एंटी फ्रीज़ होता है वो सब्सटेंस जो कि फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए डालते हो। जैसे कि आजकल इथेनॉल बहुत मिक्स करा जा रहा है पेट्रोल में, तो वो बेसिकली पहले यूज़ करते थे जस्ट टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इन कोल्ड कंट्रीज़, पर आजकल तो मिक्सिंग चल रही है, कुछ कर ही नहीं सकते। खैर, गिव रीजन्स। इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर टू एक्ट एक्स कूलेंट फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो इथाइलिन ग्लाइकोल रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सो दैट डज नॉट सॉलिडिफाई, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर पेट्रोल फॉर एडिंग इट। तो उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है, इंजन्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। बट ये कोल्ड कंट्रीज़ में डालना कंपल्शन हो जाता है बिकॉज वहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड। वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ मॉर्निंग टाइम में स्कूटर्स, यहाँ पे भी आप देखोगे तो व्हीकल्स जो टू व्हीलर्स होते हैं या कुछ भी हैं, वो जल्दी से स्टार्ट नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पेट्रोल। तो उसको और लो करा जाता है जिससे कि वो आपका जल्दी से फ्रीज़ ना हो। तो स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट, अच्छा ये देखो, ये बहुत अच्छा है कि अगर रोड्स वगैरह होती हैं तो उसके ऊपर सॉल्ट डाल दो ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट स्नो का कम हो गया है ना, और वो मेल्ट कर जाती हैं। तो देखो कितना यूज़फुल है सॉल्ट डालना बर्फ़ के ऊपर, है ना। तो ये सबको ही पता है ऐसे आजकल बच्चों को। तो इससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और वो वहाँ पे मेल्ट हो जाती हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस का डिफरेंस दिया है जस्ट टू रिवाइज द टॉपिक्स विच यू हैव रेड इन लास्ट ईयर क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने यहाँ पे पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बताऊँगी। सो टिल देन ये अच्छे से पढ़ो, नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लेकर नोट डाउन कर लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, ठीक है। और उनके नोट्स थोड़े से प्रिपेयर कर लो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इनको अच्छे से रीड करो, फॉर्मूलेस एक जगह लिख लो बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। सो टिल देन स्टे हेल्दी, stay tuned and keep studying.